ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम इन न्यू लेक्चर वीडियो। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस क्लास में स्टार्ट किया था क्लास 10th के बायोलॉजी को, जिसमें हमने स्टडी किया था पोषण क्या होता है, पोषण कितने प्रकार का होता है, और हमने स्वपोषी पोषण का स्टडी कर लिया था। इस क्लास में स्टूडेंट्स हम स्टडी करेंगे परपोषी पोषण का, जिसमें पोषी पोषण का परपोषी पोषण में हमने कवर कर लिया था। अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है स्टूडेंट्स, अब स्टडी हम करेंगे मनुष्य में पोषण की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, अर्थात हम मानव पाचन तंत्र का अध्ययन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए इसके आगे स्टडी करते हैं। ठीक है, तो मानव में पाचन यानी कि मानव पाचन तंत्र का हम अध्ययन करेंगे, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा ये इस लेसन का ये दूसरा पार्ट होगा। ठीक है, पार्ट 2 होगा ये हमारा। तो अगर देखा जाए मानव पाचन तंत्र किसे कहते हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम किसे कहते हैं, मनुष्य में पाए जाने वाले पाचन करने वाले अंगों के समूह को हम मानव पाचन तंत्र कहते हैं। ठीक है, मानव पाचन तंत्र को अध्ययन की सुविधा के लिए दो भागों में बांटा गया है। एक है आपका आहार नाल और दूसरा है आपका पाचन ग्रंथियाँ। ठीक है स्टूडेंट, मानव पाचन तंत्र किसे कहते हैं, मनुष्य में पाचन करने वाले अंगों के समूह को मानव पाचन तंत्र कहते हैं। मानव पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, पहला है आहार नाल, दूसरा है पाचक ग्रंथियाँ। आहार नाल में मुख्य अंग इस प्रकार से हैं और पाचक ग्रंथियों में इस प्रकार से अंग पाए जाते हैं। तो आहार नाल किसे कहते हैं, मुख से लेकर के गुदा तक की संरचना, मुख से लेकर गुदा तक की संरचना जो होती है आहार नाल कहलाती है। तो ये टोटल हुआ, हमने आपको बताया मानव पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, पहला है आहार नाल, दूसरा है पाचक ग्रंथियाँ। आहार नाल किसे कहते हैं, मुख से लेकर के गुदा तक की संरचना होती है, इसे बोलते हैं आहार नाल। एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत निम्न अंग पाए जाते हैं। सबसे पहले मुख होता है, मुख पीछे की तरफ एक चौड़े संरचना में खुलता है, इसे मुख गुहा कहते हैं, जो ये है जिसमें दांत, जिह्वा, अधिजिह्वा आदि पाई जाती है। इसके बाद इसके पीछे ग्रसनी होता है, जहाँ पे भोजन और श्वास दोनों आकर के मिलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रसनी यानी फेरिंग्स कहते हैं। ठीक है, फेरिंग्स के नीचे भोजन जो होता है एक नली के माध्यम नीचे पहुँचता है आमाशय में, इसे हम बोलते हैं ग्रसनी या ओइसोफेगस कहते हैं, जिसकी जो लेंथ होती है लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर होती है, 20 से 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो भोजन आता है खिसकता हुआ एक थैली में पहुँचता है, उसे हम बोलते हैं आमाशय या स्टमक कहते हैं। ठीक है, आमाशय के बाद ये हमारी छोटी आंत आती है, फिर बड़ी आंत आती है, फिर लास्ट में गुदा। तो अर्थात जो आहार नाल की लंबाई होती है लगभग 8 से 10 मीटर होती है। तो याद रखिएगा, मुख से लेकर के गुदा तक की संरचना क्या होती है, आहार नाल कहलाती है, जिसमें इस प्रकार से अंग पाए जाते हैं। पाचक ग्रंथियाँ क्या होती हैं, ऐसी ग्रंथियाँ जो भोजन के पाचन में सहायता प्रदान करती हैं। इनमें भोजन का पाचन नहीं होता है, भोजन के पाचन में सहायता प्रदान ये करती हैं। भोजन का पाचन किस में होता है, आहार नाल में होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पाचक ग्रंथियाँ क्या होती है, ऐसी ग्रंथियाँ जो भोजन के पाचन में सहायता प्रदान करती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पाचक ग्रंथियाँ कहते हैं। जो पाचक ग्रंथियाँ होती हैं वो निम्न है। लार ग्रंथियाँ जो 3 जोड़ी में पाई जाती है, हमारे मुख गुहा में पाई जाती हैं। यकृत, हमारे शरीर की सबसे प्रमुख एवं सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत होता है, जो भोजन के पाचन में सहायता प्रदान करती है, पित्तरस का ये निर्माण करती है। पित्तरस जो होता है इकट्ठा होता है वो पित्ताशय में होता है। अग्न्याशय जो अमाशय के नीचे पत्तीनुमा संरचना होती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसे हम अग्न्याशय पैंक्रियास कहते हैं। ये हमारे शरीर की दूसरी मिश्रित ग्रंथि होती है। ठीक है, जो अग्न्याशय जो होता है इंसुलिन जो इन हार्मोन्स और एंजाइम दोनों का श्रावण करता है, अतः यह इसी वजह से यह क्या कहलाता है, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों की भांति कार्य करता है, इसी वजह से हम मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। हम सारे को भी बारी बारी से डिटेल्स स्टडी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने आपको क्या बताया, मानव पाचन तंत्र दो भागों में बांटा गया, इसे आहार नाल और पाचन ग्रंथियाँ। आहार नाल में ये सब अंग पाए जाते हैं और जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। पाचक ग्रंथियों में 3 मुख्य हमारे शरीर में ग्रंथियाँ होती है, लार ग्रंथियाँ, यकृत और अग्न्याशय। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं आहार नाल को। आहार नाल में सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुख और मुख गुहा। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आहार नाल को। आहार नाल में सबसे पहला अंग हम पढ़ेंगे मुख और मुख गुहा। ठीक है, मुख क्या होता है और मुख के पीछे जो चौड़ी संरचना होती है उसे मुख गुहा कहते हैं। तो क्या होता है इसका स्टडी हम करते हैं। तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं मुख क्या होता है, माउथ क्या होता है। मुख एक अनुप्रस्थ काट की संरचना होती है जो 2 मांसल होठों से मिलकर बना होता है। तो आप बता सकते हैं 2 चल मांसल होठों के अनुप्रस्थ काट को, है ना, ये अनुप्रस्थ काट इस प्रकार से होता है और अनुदैर्ध्य काट इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो हमारा जो लिप्स का है ये इस प्रकार से कटा हुआ है, अर्थात हम मुख किसे कहते हैं तो बताएंगे 2 चल मांसल होठों के अनुप्रस्थ काट को मुख कहते हैं, यानी माउथ कहते हैं। यह भोजन को लेने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, बस मुख में इतना ही आप लिखेंगे, मुख 2 अनुप्रस्थ चल मांसल होठों को हम मुख कहते हैं, जो भोजन को लेने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, और यह चल होता है यानी मोटाइल होता है। हम अपने मुख को क्या नाम हिला डुला सकते हैं, अर्थात ये क्या होता है, चल होता है। मुख पीछे की तरफ एक चौड़े संरचना में खुलता है, जिसे मुख गुहा कहते हैं। मुख पीछे की तरफ एक चौड़े संरचना में खुलता है, इसे मुख गुहा कहते हैं। मुख गुहा में लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जो 3 जोड़ी की संख्या में पाई जाती हैं, 6 की संख्या 3 जोड़ी या 6 की संख्या में पाई जाती हैं। और
दांत पाया जाता है यानी टीथ पाया जाता है, और टंग पाया जाता है यानी कि जीभ पाई जाती है। जीभ के पीछे एक छोटी संरचना होती है, उसे बोलते हैं अधिजीवाहार। ठीक है, ये सारी संरचनाएं कहाँ पाई जाती हैं? ये मुख गुहा में पाई जाती हैं। ठीक है, तो आपने स्टडी किया मुख किसे कहते हैं? दो चरमांसल होठों का अनुप्रस्थ काट को मुख कहते हैं। मुख पीछे की तरफ एक चौड़ी संरचना में खुलता है, उसे हम क्या कहते हैं? मुख गुहा कहते हैं। मुख गुहा में निम्न संरचनाएं पाई जाती हैं। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे दांत के बारे में, टीथ के बारे में क्या होता है। ठीक है, तो टीथ में हम स्टडी करेंगे दांत क्या होता है। दांत सफ़ेद रंग का होता है, हमारे मुख गुहा में जबड़ों के बीच धंसा होता है। ठीक है, जो हमारे शरीर में सबसे जो दांत पहली बार आते हैं उसे हम दूध का दांत कहते हैं। सबसे पहले हमारे जीवन काल में जो दांत आते हैं उस दांत को हम बोलते हैं दूध का दांत कहते हैं। क्या कहते हैं हम? दूध का दांत कहते हैं, मिल्क टीथ कहते हैं। दूध के दांतों की संख्या जो होती है वो 20 होती है। दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 की संख्या में होता है। इसका जो आयु होता है, इसकी आयु लगभग 14 वर्ष होती है। 14 वर्ष के बाद ये टूट के गिर जाते हैं। इसके बाद जो दांत आते हैं वो दांत होते हैं स्थायी दांत। स्थायी दांतों की संख्या यानी परमानेंट टीथ की संख्या जो होती है वो 32 होती है। इसका जो जीवन काल होता है, जब तक मनुष्य जीता है तब तक लगभग ये उसके शरीर में रहता है। ठीक है, जो दांत होता है ये कैल्शियम फास्फेट व कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा दांत का संगठन क्या होता है। जो दांत होता है मनुष्य दांत गर्तदंती, मनुष्य दांत के आधार पर क्या इसका कैरेक्टर्स क्या? मनुष्य जो होता है गर्तदंती। ठीक है स्टूडेंट्स, मनुष्य गर्तदंती, द्विबारदंती, मनुष्य गर्तदंती, द्विबारदंती एवं विषमदंती होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। गर्तदंती का मतलब क्या होता है? मनुष्य का जो दांत होता है, हम लोगों का जो दांत होता है जबड़ों के अंदर फिट होता है यानी धंसा होता है, इसे हम बोलते हैं गर्तदंती। द्विबारदंती क्या होता है? हम लोगों के जीवन के काल में 2 बार दांत उगता है। पहली बार दांत आता है उसे हम बोलते हैं दूध का दांत, मिल्क टीथ, इसकी संख्या 20 होती है। इसके बाद इन दांतों के टूटने के बाद जो दांत आता है उसे हम बोलते हैं स्थायी दांत, इसकी संख्या कितनी होती है? 32 होती है। ठीक है, तो अर्थात हम लोग क्या होते हैं? द्विबारदंती होते हैं। विषमदंती, हम लोगों में जो दांत होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के पाए जाते हैं, इस वजह से हम लोग क्या है? विषमदंती हैं। ठीक है, पहला है कृंतक इंसाइजर, दूसरा है रदनक, इसके बाद है अग्रचवर्णक, तीसरा दांत हम लोगों में है अग्रचवर्णक, चौथा है चवर्णक। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोगों में 4 प्रकार के दांत होते हैं, अर्थात हम लोग क्या होते हैं? विषमदंती होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया दांत के बारे में। जो दांत होता है यह इनेमल की वजह से यह सफ़ेद होता है। इनेमल जो होता है हमारे शरीर का सबसे मजबूत पदार्थ होता है। ठीक है, इस प्रकार से तो याद रखिएगा दांत क्या होता है? यह सफ़ेद रंग का इनेमल कारण होता है। सबसे पहले हम लोगों में जो दांत आता है उसे बोलते हैं दूध का दांत। दूध के दांतों की संख्या 20 होती है, इसकी आयु 14 होती है। स्थायी दांत किसे कहते हैं? दूध के दांतों के टूटने के बाद जो दांत आते हैं उसे हम कहते हैं स्थायी दांत, जो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं। या मनुष्य जो है वो गर्तदंती, द्विबारदंती, विषमदंती होता है। विषमदंती का मतलब है मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। बच्चे जो होते हैं, बच्चों में दांत 4 प्रकार के दांत नहीं होते हैं। जब वो बाल्यावस्था में होते हैं तो उनमें अग्रचवर्णक यानी प्रीमोलर दांत नहीं होता है, तो याद रखिएगा इस प्रकार से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए दंत सूत्र किसे कहते हैं? ठीक है स्टूडेंट्स, आइए अब इसके आगे स्टडी करते हैं हम। दंत सूत्र किसे कहते हैं? ऐसे सूत्र जो दांतों की संख्या को प्रदर्शित कर सकते हैं या दांतों की संख्या को प्रदर्शित करते हैं उसे हम दंत सूत्र या डेंटल फार्मूला कहते हैं। ठीक है, डेंटल फार्मूला, दंत सूत्र। ठीक है, डेंटल फार्मूला। बच्चों में जो दंत सूत्र होता है, बच्चों का दंत सूत्र बराबर 2102/2102 गुणे 2 बराबर 10/10 इक्वल टू 20, है ना। 20 दांत होते हैं। देखिएगा इसका मतलब क्या है? इसके नीचे वाले जबड़े में इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और 2 के नीचे लिख दीजिए आप मोलर। ठीक है, तो नीचे वाले जबड़े में जो इंसाइजर कृंतक कितना होता है? 2, कैनाइन कितना होता है? 1, प्रीमोलर हमने बताया अग्रचवर्णक बच्चों में नहीं होता है तो था 0। ठीक है, और
मोलर कितना होता है 2 होता है। तो यानी नीचे वाले जबड़े में कितने कितने दांत हो गए, एक तरफ 5 हो गए, 5 में 2 का गुणा कर दीजिए 10 हो जाएगा। तो यानी निचले जबड़े में कितने दांतों की संख्या हो गई 10। ऊपर वाले जबड़े में देख लीजिए कृंतक 2, रदनक रदनक यानी कैनाइन 1, प्रीमोलर जो होता है एब्सेंट होता है, और मोलर कितना होता है 2 होता है ना। तो अर्थात एक तरफ कितने दांत हो गए, ऊपर वाले जबड़े में एक तरफ दांत कितने हो गए 5 हो गए, 2 2 4 1 5, एक तरफ 5 है तो 2 का गुणा कर दीजिए, दोनों तरफ कितने हो जाएंगे ऊपर वाले जबड़े में 10। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अर्थात ऊपर वाले जबड़े में भी 10, नीचे वाले जबड़े में भी 10, तो टोटल दांत बच्चों में कितनी होती है 20। ठीक है, फार्मूला क्या होता है तो याद रखिएगा 2102 बटे 2102 गुणे 2। ठीक है, दंत सूत्र किसका होता है, बच्चों का होता है। वयस्क व्यक्ति का, वयस्क का दंत सूत्र क्या होता है। ठीक है, दंत सूत्र डेंटल फार्मूला क्या होता है तो आप बताएंगे 2123 बटे 2123 गुणे 2 वही होगा, यानी कि आप लगाएंगे प्रीमोलर, सबसे पहले इंसाइजर होगा। ठीक है, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, ऊपर वाले जबड़े में एक तरफ के दांतों की संख्या आप देखेंगे 2 3 5 3 8, 2 का गुणा कर दीजिए, ऊपर कितने दांत 16, नीचे भी कितने दांत 16, टोटल कितने दांत आ जाएंगे 32। इस प्रकार से तो ये होता है एक वयस्क व्यक्ति का दंत सूत्र। ठीक है, दांतों का जो अध्ययन कहलाता है वो ओडोंटोलॉजी या दंत विज्ञान कहलाता है। दांतों का अध्ययन दंत विज्ञान या ओडोंटोलॉजी कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया दांत के बारे में। दांत के बारे में हमने संपूर्ण अध्ययन किया। अब हम अध्ययन करेंगे जिह्वा क्या होती है और अधिजिह्वा क्या होती है। तो जो जिह्वा क्या होता है स्टूडेंट्स, टंग क्या होता है, यह एक मांसल संरचना होती है जो हमारे मुख में प्रेजेंट होता है। यह हमारे मुख में भोजन को दांतों के बीच लाती है। स्वाद, इस पे ग्रंथियां पाई जाती हैं जो स्वाद को लेने में सहायता प्रदान करती हैं, और यह हमारे मुख की सफाई भी करती हैं। हमारे मुख में यह नमी भी बनाए रखती हैं तथा मुख की सफाई करने में सहायता प्रदान करती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया जिह्वा के बारे में, यानी टीथ के बारे में। अब हम अध्ययन कर लेते हैं अधिजिह्वा क्या होती है। आप मुख ओपन करेंगे तो देखेंगे ऊपर तलवे पे ऊपर जो होता है, ऊपर तालू पे पीछे की तरफ एक संरचना होती है जिसे अधिजिह्वा कहते हैं, युवला कहते हैं। ये क्या करता है, जैसे इस प्रकार से मुख गुहा हो गई, मुख गुहा में इस प्रकार से पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं अधिजिह्वा कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अधिजिह्वा जो होती है, युवला जो होता है यह स्वर को सुरीला प्रदान करता है, यानी स्वर को सुरीला प्रदान करता है, तथा यह भोजन में आए कुछ हार्मफुल जीवाणु या कुछ सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने में सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने टोटल स्टडी क्या किया, मुख और मुख गुहा के बारे में टोटल हमने अध्ययन किया। लार ग्रंथियां होती हैं, पाई जाती हैं मुख गुहा में, जो 3 जोड़ी होती हैं, है ना, सब मैंडिबुलर, सबलिंगुअल और पैरोटिड। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं जो हमारे मुख में नमी बनाए रखती हैं, भोजन को लुगदी बनाती हैं, जिससे भोजन आसानी से फिसलता हुआ हमारे पेट में पहुंचता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लार ग्रंथियां क्या होती हैं, इसका पीएच लगभग 7 से ऊपर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये हमारे भोजन को लुगदी बनाने में सहायता प्रदान करती हैं, जिससे भोजन आसानी से फिसलता हुआ भोजन नली के माध्यम से नीचे पहुंचता है, और जिस गति से पहुंचता है उसे हम बोलते हैं क्रमानुकुंचन गति, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए हम स्टडी करते हैं। पहला हो गया हमारा ये मुख और मुख गुहा। अब हम अध्ययन करते हैं ग्रसनी और ग्रास नली। ठीक है, तो ग्रसनी ग्रास नली क्या होती है, दूसरा होगा हमारा ग्रसनी व ग्रास नली। ठीक है स्टूडेंट्स, ग्रसनी व ग्रास नली क्या होती है, ग्रसनी व ग्रास नली। ठीक है स्टूडेंट्स, ग्रसनी क्या होती है, मुख गुहा के पीछे की चौड़ी संरचना ग्रसनी कहलाती है। यह श्वास लेने का और भोजन लेने का यह एक सहमार्ग होता है, मतलब दोनों एक जगह जब पहुँचते हैं या दोनों जब एक संरचना में होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं। ठीक है, ग्रसनी जो होती है आगे चल करके 2 भागों में बढ़ जाती है। एक चली जाती है श्वास नली में जो फेफड़े में जाता है, और एक चला जाता है भोजन नली अर्थात जो अमाशय में जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप बताइएगा कि मुख गुहा के पीछे की चौड़ी संरचना क्या कहलाती है, चौड़ी व छोटी संरचना क्या कहलाती है, ग्रसनी कहलाती है। फेरिंग्स कहते हैं, फेरिंग्स 2 भागों में बढ़ जाता है, जिसे हम कहते हैं एक चला जाता है ग्रास नली और दूसरे चला जाता है श्वास नली में। तो हमको जो अध्ययन यहाँ पे करना है किसके बारे में, ग्रसनी के बारे में, ग्रास नली। यहाँ पे ग्रसनी हो हमने लिख दिया है, यहाँ पे आप लिखेंगे ग्रास नली या भोजन नली। ठीक है स्टूडेंट, जिसकी लंबाई कितनी होती है 20 से 25 सेंटीमीटर होती है। तो हमको स्टडी करना है अब ग्रास नली, जिसकी लंबाई कितनी होती है 20 से 25 सेंटीमीटर होती है। यह एक पाइप नुमा संरचना होती है जिसके माध्यम से मुख गुहा में लिया गया भोजन जो होता है इस पाइप लाइन के माध्यम से या भोजन नली के माध्यम से
यह पेट में पहुंचता है। तो इसमें आप बताएंगे कि ग्रास नली जो होती है या भोजन नली जो होती है, यह एक लंबी संरचना होती है, पाइप जैसी संरचना होती है जिसकी लंबाई 20 से 25 सेंटीमीटर होती है। यह भोजन को आमाशय तक पहुँचाने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, इसमें जो भोजन होता है फिसलता हुआ आसानी से पेट में पहुँचता है। भोजन ग्रास नली में जिस गति के द्वारा जाता है उस मूवमेंट को या उस गति को हम बोलते हैं पैराल्टाइसिस मूवमेंट, या फिर हम क्रमांकुंचन गति कहते हैं। क्रमांकुंचन गति का मतलब ये है कि भोजन आसानी से फिसलता हुआ मूवमेंट करता हुआ कहाँ पहुँचता है, वो आमाशय में पहुँचता है, यानी कि पेट में पहुँचता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया ग्रास नली के बारे में, ओइसोफेगस के बारे में। ठीक है, अब हम स्टडी करते हैं आमाशय के बारे में, स्टमक क्या होता है। तो अगर आमाशय की संरचना का अगर हम अध्ययन करें तो आमाशय की संरचना कई इस प्रकार से होती है। आमाशय की संरचना अगर लॉर्ज में हम स्टडी करें थोड़ा, तो आमाशय की संरचना कई इस प्रकार से होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आमाशय को देखा जाए तो आमाशय की संरचना है, आमाशय जो होता है 3 भाग, इसके 3 भाग होते हैं जो इस प्रकार से है। आमाशय के सबसे ऊपर के भाग जो होता है कार्डियक भाग कहलाता है, कार्डियक भाग। ठीक है, बीच वाला भाग होता है जो फंडिक भाग कहलाता है, और लास्ट वाला भाग जो होता है पाइलोरिक कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आमाशय के कितने भाग? 3 भाग। ठीक है, आमाशय जो होता है जे के आकृति का या उल्टे सी के आकृति का होता है। ठीक है, या उल्टे सी के आकृति का इस प्रकार से होता है। तो याद रखिएगा कि एक आमाशय एक चौड़ी थैलीनुमा संरचना होती है। सबसे पहले जो भोजन हम खाते हैं मुख गुहा के माध्यम से ग्रसनी से होता हुआ हमारे पेट में यानी कि आमाशय में ही आता है। इसमें भोजन 2.5 से 3 घंटे रहता है। इसमें सबसे पहले भोजन का पाचन होता है। भोजन का पाचन तो मुख गुहा में ही स्टार्ट हो जाता है। जो लार्व होता है वह कार्बोहाइड्रेट को थोड़ा पचाने का कार्य करता है। तो याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट या मंड का पाचन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? वो मुख गुहा से। तो अगर आपसे पूछा जाए भोजन का पाचन पेट से स्टार्ट नहीं होता, आप साइंस के स्टूडेंट्स हो, आपको पता होना चाहिए भोजन का पाचन हमारे मुख गुहा से ही स्टार्ट हो जाता है। जिसमें किसका पाचन होता है? तो बताइए कार्बोहाइड्रेट या मंड का पाचन स्टार्ट हो जाता है मुख गुहा से ही। ठीक है, जो भोजन जब ग्रास नली के माध्यम से पेट में आता है, आमाशय में आता है, तो इसमें भोजन का पाचन और आगे स्टार्ट होता है। तो आमाशय के 3 भाग, ऊपर वाला भाग कार्डियक भाग, बीच वाला भाग फंडिक भाग, लास्ट वाला भाग पाइलोरिक भाग। ठीक है स्टूडेंट, पाइलोरिक भाग और ये क्या है हमारा? ये ग्रास नली है या भोजन नली है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ग्रास नली और कार्डियक भाग के बीच एक आवरण पाया जाता है जिसे कार्डियक आवरण कहते हैं, कार्डियक आवरण कहते हैं, कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं। ये जो होता है जब भोजन पेट में चला आता है तो यह पुनः भोजन नली में जाने से रोकता है यह आवरण। ठीक है, यह आवरण जो होता है वयस्कों में, हम लोगों में वेल डेवलप होता है, लेकिन बच्चों में क्या होता है? ये कम विकसित होता है, जिसकी वजह से अगर पेट दबता है बच्चों का तो देखेंगे वो तुरंत ओमिट कर देते हैं, उल्टी कर देते हैं ना। तो इस प्रकार से याद रखिएगा बच्चों में ये जो आवरण होता है ये पतला होता है या फिर वेल डेवलप नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, बीच वाला जो भाग होता है फंडिक कहते हैं। फंडिक भाग जो होता है आमाशय का बीच का भाग होता है। इसमें कुछ काटिनुमा संरचना इस प्रकार से होती है जिसे रुचि कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आमाशय के अंदर की दीवार पे जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती हैं। ये जो जठर ग्रंथियाँ होती हैं ये जठर रस का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? जठर रस का। तो अगर आपसे पूछा जाए जठर रस का निर्माण कौन करता है तो आप बताएंगे आमाशय। आमाशय में जठर रस का निर्माण होता है जो जठर ग्रंथियाँ करती हैं। जठर ग्रंथियाँ जठर रस का निर्माण करती हैं। बाइल जूस का गैस्ट्रिक जूस का निर्माण करती हैं। जो गैस्ट्रिक जूस होता है इसमें HCl, पेप्सिन, रेनिन आदि पाया जाता है। पेप्सिन, रेनिन आदि पाया जाता है। HCl जो होता है यह भोजन को आमाशय में सड़ने गलने खराब होने से बचाता है और भोजन में आए कुछ जीवाणु आदि को नष्ट करता है। पेप्सिन जो होता है ये प्रोटीन का पाचन करता है। रेनिन जो होता है ये दूध का पाचन करता है। बच्चों में रेनिन पाया जाता है जबकि हम लोगों में रेनिन ना या फिर बहुत कम पाया जाता है। पेप्सिन जो होता है प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आमाशय की संरचना के बारे में। आमाशय में आप बताएंगे कि आमाशय जो होता है थैलीनुमा संरचना होता है, यह जे की आकृति का होता है, थैलीनुमा होता है। सबसे पहले भोजन इसमें आता है, पचता है भोजन का पाचन, लेकिन मुख गुहा में ही स्टार्ट हो जाता है। आमाशय के 3 भाग होते हैं, कार्डियक भाग होता है, जठर ग्रंथियाँ कार्डियक भाग, फंडिक भाग और लास्ट वाला पाइलोरिक भाग। जठर ग्रंथियाँ आमाशय में पाई जाती है। जठर ग्रंथियाँ जो होती हैं जठर रस का निर्माण करती हैं जिसमें HCl, पेप्सिन और रेनिन पाया जाता है। बच्चों में रेनिन पाया जाता है जो दूध का पाचन करता है। ठीक है, और पेप्सिन क्या करता है? यह प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और आमाशय का अंतिम भाग पाइलोरिक कहलाता है। इसके बाद कौन सा भाग आता है हमारा? छोटी आंत आता है। छोटी आंत का पहला भाग जो होता है इसे हम बोलते हैं ड्यूडेनम। ठीक है, या फिर इसे हम बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, आइए तो ये हो गया आमाशय के बारे में। अब हम स्टडी करते हैं
छोटी आंत के बारे में। तो ये अमाशय के बारे में हमने अध्ययन कर लिया। अब हम अध्ययन करते हैं छोटी आंत के बारे में। ठीक है, छोटी आंत जो होती है यह लगभग 6 से 8 मीटर होती है। यह आहार नाल की सबसे लंबी संरचना होती है। तो आहार नाल की सबसे लंबी संरचना क्या, तो बताइएगा छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, जो छोटी आंत होती है यह आहार नाल की सबसे लंबी कुंडलित संरचना होती है। अमाशय जिस कुंडलित संरचना में खुलता है, देख रहे हो अमाशय इसके पीछे से, बड़ी आंत के पीछे से यहाँ पे खुल रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत जो होती है यह आहार नाल की सबसे कुंडलित एवं लंबी संरचना होती है, जिसकी लंबाई 6 से 8 मीटर होती है। टोटल आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर। अब उसी में सोच लीजिए आप, छोटी आंत कितनी हो गई, 6 से 8 मीटर, यानी सबसे लंबी संरचना आहार नाल में क्या पाया जाता है, छोटी आंत। ठीक है, जिसमें भोजन का पूर्ण पाचन होता है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। ठीक है, पहला भाग होता है आपका ग्रहणी। पहला भाग जो होता है आप देखेंगे इस प्रकार से है ना, तो देख रहे हो, तो इसका पहला भाग कहलाता है ग्रहणी, जिससे अग्न्याशय लगा है ना, जिसे हम बोलते हैं ड्यूडेनम। ड्यूडेनम, क्लियर स्टूडेंट। बीच वाला भाग कहलाता है मध्यांत्र, या इसे हम बोलते हैं जेजुनम। और लास्ट वाला भाग कहलाता है ग्रहणी, मध्यांत्र और शोषांत्र। ठीक है, जिसे इंग्लिश बोलते हैं इलियम। ठीक है, इस प्रकार से। तो छोटी आंत के कितने भाग, 3 भाग। सबसे पहला भाग क्या कहलाता है, ग्रहणी। बीच वाला भाग क्या कहलाता है, मध्यांत्र। और लास्ट वाला भाग क्या कहलाता है, शोषांत्र। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ग्रहणी जो होता है आप देखेंगे ये सी के आकार का होता है, जिससे अग्न्याशय लगा होता है, जिसे हम ड्यूडेनम कहते हैं। ठीक है, इसे एक तरीके से हम और याद कर सकते हैं छोटी आंत के भाग को डीजे। ठीक है, डी का मतलब क्या, पहला भाग ड्यूडेनम, बीच वाला भाग जेजुनम जिसमें भोजन का पाचन होता है, लास्ट वाला भाग इलियम। ठीक है, तो इलियम क्या होता है, छोटी आंत का वह भाग जो बड़ी आंत में खुलता है, उसे हम क्या कहते हैं, शोषांत्र कहते हैं, यानी इलियम कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया छोटी आंत। छोटी आंत में जो होता है भोजन का पूर्ण पाचन होता है। और भोजन का पूर्ण पाचन मध्यांत्र में, यानी कि छोटी आंत के बीच भाग में होता है। भोजन का अवशोषण भी यहीं होता है। भोजन का पूर्ण पाचन एवं अवशोषण यहीं होता है। भोजन का जो अवशोषण होता है वो शोषांत्र में होता है। शोषांत्र में इस प्रकार से कुछ रोमयुक्त संरचनाएं इस प्रकार से पाई जाती हैं। ये जो रोमयुक्त संरचनाएं होती हैं इसे हम विली या विलाई कहते हैं, है ना, विली या विलाई कहते हैं। ये जब भोजन का पाचन पूर्ण रूप से हो जाता है तो ये विली विलाई क्या करती हैं कि भोजन में उपस्थित विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थों को अवशोषित कर लेती हैं, जो किसको दे देती हैं, कोशिकाओं को दे देती है। तो याद रखिएगा, भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। कौन करता है, तो अब बताइएगा, शोषांत्र में उपस्थित विली, या फिर हमसे बोलते हैं रसांकुर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रसांकुर क्या करता है, छोटी आंत का ये उपस्थित शोषांत्र में पाया जाने वाला संरचना होता है, जो अंगुलीनुमा संरचना होती है, जो क्या करता है, भोजन जो पच जाता है उससे पोषक पदार्थों को अवशोषित करता है। इसके बाद जब भोजन का पाचन इसमें पूर्ण रूप से हो जाता है तो अपचित जो भोजन होता है वो कहाँ पहुँच जाता है, ये बड़ी आंत में पहुँच जाता है। तो याद रखिएगा, बड़ी आंत में इस प्रकार से पहुँचता है। बड़ी आंत जो होता है यह, इसमें भोजन का पाचन नहीं होता, इसमें केवल जल का अवशोषण होता है। जो चौड़ी संरचना होती है, ये सबसे पहला भाग जो होता है बड़ी आंत का, इसे हम बोलते हैं अंधनाल। अंधनाल कहते हैं, सीकम कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अंधनाल से एक जुड़ी हुई संरचना होती है, अंगुलीनुमा देख रहे हो आप, इसे हम क्या बोलते हैं, कृमि रूप परिसेचिका बोलते हैं, वर्मीफार अपेंडिक्स कहते हैं। यह शरीर में सेलुलोज का पाचन करता है। अब हमारे शरीर में इसका कोई कार्य नहीं है। पहले जब हम विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे पत्तियों का सेवन करते थे तो उस टाइम हम लोग शरीर में इसका उपयोग था, लेकिन अब इसकी उपयोगिता समाप्त हो चुकी है। ठीक है स्टूडेंट, तो किससे लगा होता है, बड़ी आंत का पहला भाग अंधनाल से लगा होता है, सीकम से लगा होता है, इसमें क्या कृमि रूप परिसेचिका या फिर हम अपेंडिक्स बोलते हैं, वर्मीफार अपेंडिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद बड़ी आंत का ऊपरी भाग जो होता है, ऊपर की ओर दूसरा भाग कहलाता है असेंडिंग कोलन। ठीक है स्टूडेंट, असेंडिंग कोलन कहते हैं। इसके बाद जब कोलन इस प्रकार से हो जाता है, क्षैतिज हो जाता है, इसे बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलन। ठीक है, और जब बड़ी आंत नीचे की तरफ जाता है इस प्रकार से, तो इसे हम बोलते हैं क्या, डिसेंडिंग कोलन। और इसे सिग्मॉइड कोलन बोलते हैं, यानी छोटा भाग क्या कहलाएगा, सिग्मॉइड कोलन। और लास्ट वाला भाग क्या कहलाता है, एनस, यानी कि गुदा कहलाता है। तो आप याद रखिएगा, बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है, केवल जल का अवशोषण होता है। और जल का अवशोषण होने के पश्चात जो मलयुक्त पदार्थ होते हैं वो गुदा के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाते हैं। भोजन का पाचन पूर्ण रूप से किसमें होता है, छोटी आंत में। ठीक है, अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत में उपस्थित, शोषांत्र में उपस्थित कौन करता है, विलाई। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया छोटी आंत के बारे में और गुदा के बारे में। ठीक है, तो हमने अध्ययन किया अभी आहार नाल के बारे में। आहार नाल क्या होता है, जिसमें आपने अध्ययन किया कि आहार नाल मुख से लेकर के गुदा तक की संरचना जो होती है आहार नाल कहलाती है। इसकी लंबाई होती है 8 से 10 मीटर होती है।
आहार नल में सबसे पहला अंग कौन सा होता है? मुख। दो चल मांसल ओठों के अनुप्रस्थ काट को मुख कहते हैं। मुख पीछे की तरफ एक चौड़ी संरचना में खुलता है, उसे मुख गुहा कहते हैं, जिसमें दांत, अधिजीवा और जिह्वा पाई जाती है। ठीक है, दांत के बारे में आपने अध्ययन किया। जो दांत होता है, मनुष्य दांत के आधार पर देखा जाए दंती, विषम दंती और द्विबार दंती होता है। मनुष्य के जीवन काल में 2 बार दांत आते हैं। सबसे पहले दांत को बोलते हैं दूध का दांत, मिल्क टीथ बोलते हैं, जिसकी संख्या 20 होती है। इसके बच्चों में दंत सूत्र क्या होता है? 2102/2102 × 2 = 20। अर्थात इसमें आपने देखा था बच्चों में अग्रदांत जो होता है, अग्रचवर्णक जो दांत होता है वो अनुपस्थित होता है। ठीक है, और वयस्कों में दंत सूत्र आपने अध्ययन किया, जिसमें आपने देखा कि वयस्कों का जो दंत सूत्र होता है वो 2123/2123 × 2 = 32 होता है। तो इसका आपने अध्ययन टोटल किया आहार नाल के बारे में। अब हम अध्ययन करेंगे स्टूडेंट्स पाचन ग्रंथियों के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्लास ओवर हो रहा है, तो इसके आगे का जो क्लास हम स्टार्ट करेंगे, पढ़ाएंगे आपको पाचक ग्रंथियों का अध्ययन करेंगे। इस क्लास के लिए बस इतना ही। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।